ठीक है। तो जैसे कि बताया कि मैंने, जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट करते हैं बच्चों टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को या फ्लक्स को, और फिर वही टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते रहेगी। तो इस वजह से जनरेशन इनके रहती है। ठीक है, इस वजह से दोनों एक प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब ये जनरेट होती कैसे, थोड़ा इसको डीप में जाते हैं, इस पे क्वेश्चन नहीं आते, पर थोड़ा बेसिक पता रहना चाहिए कि एग्जैक्टली जनरेट कैसे हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे हमारे फोन में जो सिग्नल आ रहे हैं वो भी ईएम वेव होते हैं बच्चों, वो भी ईएम वेव होते हैं। अब हमारे फोन पे जो सिग्नल आ रहे हैं तो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमारे फोन में एंटीना है, और जो टावर होते हैं वहां पे भी तो एंटीना लगे रहते हैं। ठीक है, तो एंटीना से कैसे ईएम वेव जनरेट होती है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। उससे हल्का सा पहले आते हैं, एंटीना थोड़ा बाद में बताऊंगा, उससे पहले देखते हैं। देखो, अगर आपको याद हो हमने वेव एंड ऑक्सीलेशन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो हमने देखा था कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है या कोई पार्टिकल है अपनी मेन पोजीशन से, अगर वो अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो होता है, टू एंड फ्रो होता है बच्चों, तो एक तरीके की क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, वो ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, वो ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जैसे मान के लो एक प्लस चार्ज है क्यू, अपने अपनी पोजीशन से क्या कर रहा है बच्चों, क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो हो रहा है। तो आपने देखा था इसी को मोशन को हम कौन सा मोशन बोलते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। और इसी ऑक्सीलेटरी की वजह से ये बच्चों क्या करता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि देखो चार्ज मूव करेगा तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अभी हमने पढ़ा है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगेन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक। तो हमारे पास यही कॉन्सेप्ट, हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट से हम पहुंचे। तो इसको बोला गया कि हम इसको सर्किट से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब एक चार्ज को तो हम मूव नहीं करेंगे, तो हम सर्किट से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो उन्होंने डिस्कस किया जो एलसी ऑक्सीलेशन जो हमने अभी जस्ट पढ़ के हटे कुछ दिन पहले। ठीक है, उसमें हमने देखा जनरेशन ऑफ ईएम वेव। ठीक है, इसमें देखा हमने कि हमने एलसी ऑक्सीलेशन का यूज किया बच्चों, और इसको इसका एक्सपेरिमेंट किया हर्ट्ज में। तो उसने क्या बोला, मान के चलो जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर इनिशियली चार्ज कर दिया हमने। ठीक है, कैपेसिटर इनिशियली चार्ज कर दिया, चार्ज कर दिया, और चार्ज के बाद मैंने इसको इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। तो बताओ मैंने क्या समझाया था, आपको बताना। हाँ बेटे, बस क्या समझाया था, अगर मान के चलो कैपेसिटर इनिशियली चार्ज हो जाता है और फिर बैटरी से हटा दे तो क्या होता है, समझाओ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। सर वो पहले तो एनर्जी लूज करेगा तो कौन इंडक्टर चार्ज एनर्जी हो लूज जाएगा। करेगा, कौन करेगा एनर्जी लूज, कैपेसिटर कैपेसिटर चार्ज को कैपेसिटर देगा, एनर्जी इंडक्टर लूज चार्ज। करेगा और इंडक्टर उसको चार्ज करने लग जाएगा ना बच्चों। गुड। और जैसे जैसे वो चार्ज करता रहेगा तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा बच्चे यहाँ जैसे में पे। इंडक्टर चार्ज हो जाएगा तो फिर वो वापस लूज करेगा और कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। हाँ, अब देखो इसको, ये तो एलसी ऑक्सीलेशन होगा, तो यहाँ पे सर ईएम वेव का कॉन्सेप्ट कैसा आ गया, ध्यान से देखो। देखो बच्चे, यहाँ पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज है, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो कल क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको समझाया था, जब भी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होंगे तो वहां पे ईएमएफ रहेगी। यस और नो बच्चे, ईएमएफ रहेगी कि नहीं रहेगी यहाँ पे, ईएमएफ नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी कि नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। अब एक चीज बताओ, अभी इसने बोला है कि जैसे चार्ज जैसे ही वो इंडक्टर से कनेक्ट हो जाएगा तो चार्ज क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएंगे बैटरी में। क्या चार्ज सडनली कम हो जाएंगे कि धीरे धीरे कम होंगे, दिवस, क्या चार्ज धीरे धीरे कम होंगे कि सडनली कम हो जाएंगे। और धीरे धीरे। धीरे धीरे मतलब टाइम के साथ कम हो रहे हैं, इसका मतलब कि क्या है, यहाँ पे टाइम के साथ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और अगर टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो इसकी वजह से बच्चे क्या जनरेट होगी आपकी, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट से उठाया था उन्होंने। तो हमने क्या किया, कैपेसिटर को पहले चार्ज किया, चार्ज के बाद इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। जैसे इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, जो यहाँ पे इनिशियली चार्ज स्टोर हो चुके थे वो धीरे धीरे क्या होंगे बच्चों, करंट के फॉर्म में जाएंगे यहाँ पे। और जैसे करंट के फॉर्म में जाएंगे, आपको पता है जैसे इंडक्टर में करंट के फॉर्म में जाएंगे, मतलब चार्ज लूज कर रहा है, चार्ज लूज कर रहा है तो करंट की फॉर्म में जनरेट हो रहा है, करंट के फॉर्म में जनरेट हो रहा है तो करंट जैसे इंडक्टर में पास होगा, आपको पता है यहाँ पे क्या जनरेट होने लग जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लग जाएगी। जितना धीरे धीरे चार्ज लूज करेगा उतना ज्यादा धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा बच्चों, करंट बढ़ने लग जाएगा।
करंट बढ़ने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या लग जाएगी बच्चों, बढ़ने लग जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी यहाँ पे। फिर सेम जब मैग्नेटिक पूरी की पूरी यहाँ पे आ जाएगी तो वापस क्या लग जाएगा बच्चों, चार्ज दोबारा वहां पे एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा इस तरीके से। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता ही रहेगा। क्या ये बात सबको क्लियर हो गया? क्लियर दिस पॉइंट? यस सर। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अब इसको देखो मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि अभी जो चार्ज है मेरा टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो इनिशियली मैक्सिमम चार्ज था कितना बच्चे, क्यू, और टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो कॉस ओमेगा टी आएगा यहाँ पे। यहाँ पे बता ओमेगा मैंने बता रखा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट एल सी। ठीक है। तो मेरा जो क्यू टी बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बच्चे, टोटल चार्ज क्यू कॉस टी अपॉन अंडर रूट एल सी। ठीक है, ये चार्ज बन गया। अब आपको पता है कि हमारा फाई फाई क्या होता है, हमारा फाई होता है क्योंकि कैपेसिटर प्लेट एरिया फिक्स है, तो ई डॉट ए विल बी इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एफ साइलेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू इनक्लोज अपॉन ए एफ साइलेंट। क्यू अभी आपने निकाला टाइम के साथ इतना निकाला जो उसके अंदर फ्लो कर रहा है सर्किट में, वो सर इतना है, तो इसके अंदर डाल दो, इसके अंदर डाल दो इस इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन, ठीक है, कॉस टी अपॉन अंडर रूट एल। ये आगे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग है, बिल्कुल है सर, देखो टाइम के साथ वेरी कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। सर में आ गया, क्या ये बात क्लियर होगी सभी को? और Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड के लिए ये वाले पॉइंट को बच्चों में ई नॉट भी प्रेजेंट कर सकता हूँ। ई नॉट क्या बताएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो ई नॉट होगी। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ सकते हैं, अब इसका क्वेश्चन देखो। अगर थोड़ा बहुत याद हो तो लास्ट क्लास में हमने बताया था एक डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करता है किसमें, कैपेसिटर के बीच में। उस डिस्प्लेसमेंट करंट का रिलेशन था बच्चों, अगर याद हो तो एफ साइलेंट डी फाई ई डिवाइड बाय डी टी, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। सर फाई ई क्या होता है, फाई होता है बच्चे, फाई क्या होता है, फाई ई क्या होता है, पाई होता है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, बता ही रखा है। क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसमें डाल दो क्यू एनक्लोज्ड का डिफरेंशिएशन और एप्सिलॉन, और ये वाला एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा, तो ये तो कट गए, केवल डिफरेंशिएशन करना है क्यू का। अब मैं क्यू का डिफरेंशिएट करूंगा तो क्यू तो बाहर रही है, ठीक है, कॉस टी के साथ डिफरेंशिएशन करूंगा तो आपको पता है जो भी क्वांटिटी होती है वो बाहर आ जाती है, ये आ गया अंडर रूट एल सी। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस के साइन 1/√, ये बन गया। यहां तक कोई डाउट? ये बन गया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर हो गया बच्चे यहां तक? अब डिस्प्लेसमेंट करंट कहां फ्लो करता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कहां पे फ्लो करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट कहां पे फ्लो करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट कहां फ्लो करता है गर्वित? लवन्ना कहां पे फ्लो करता है डिस्प्लेसमेंट करंट? बोलो, शिवम कहां फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से। हाँ तो सिंपल बोल देना, पहले प्लेट कैपेसिटर के बीच में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होते हैं तो यहीं पे डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, इसी रीजन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ठीक है। अब एक चीज देखो, मान के चलो कि एक कैपेसिटर है, मैंने थोड़ा बड़ा साइज बना रहा हूँ, और आप कह रहे हो यहाँ पे एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा है आईडी, ठीक है, बाकी सर्किट तो सेम है ये जैसा था। अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं इस पॉइंट किसी पॉइंट पर अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, मान के चलो आर रेडियस है और इस पॉइंट पर मैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड किस रीजन में रहेगी, यहाँ पे तो रहेगी। तो क्या निकल जाएगा आपको पता है, अगर स्टेट कंडक्टिंग वाले तो क्या होता है, म्यू अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। यहाँ पे आई आपको कौन सा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा म्यू अपॉन 2 पाई
1/r, और अभी आपने डिस्प्लेसमेंट करंट निकाला माइनस के क्यू बाय अंडर रूट एल सी कॉस टी बाय अंडर रूट एल सी। तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार देखो ये भी पूरी की पूरी क्या आ रही है बच्चों, टाइम वेरिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि करंट भी आपका क्या है बच्चों, टाइम वेरिंग है। करंट टाइम वेरिंग क्यों है? क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम वेरिंग होने से मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों टाइम वेरिंग प्रोड्यूस हो जाती है। ऑप्शन में आ गया कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट रिलेट कर पा रहे हो, यस और नो? क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर हो गया? यस यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे आता है, अब कोई, अब इक्वेशन को कैसे लिखते हैं जनरल इक्वेशन के। अब एक चीज बताओ, हमने वेव एंड ऑक्सीलेशन में पढ़ा था, पहले उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। किसी को याद है वेव एंड ऑक्सीलेशन में हम इक्वेशन को कैसे लिखते थे? वेव की इक्वेशन को कैसे लिखते थे? वेव की, क्योंकि ईएम वेव है ना, कैसे लिखते थे, याद है किसी को? ए साइन ओमेगा। हाँ, ए साइन, आगे ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा टी प्लस पाई, नहीं माइनस के एक्स नहीं लिखते थे वेव की इक्वेशन को? वो तो थी ऑक्सीलेशन की इक्वेशन, ये वेव की इक्वेशन है, याद है? ठीक है, ये हो गया वाई टी। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती थी जनरली, जिसको लिखते थे, ए होता था बच्चों, क्या होता था आपका ए होता था मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इतना वो वेरी करेगा, अभी बताऊंगा डायग्राम के भी थ्रू। ओमेगा क्या होता है आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जिसको हम लिखते हैं वन ऑफ इक्वल टू, ये ढंग से लिखना, 2 पाई है। के याद है, के क्या था हमारा? वेव नंबर, लेंडा, जो कि होता था, सॉरी, के होता था 2 पाई अपॉन लेंडा, 2 पाई अपॉन लेंडा। ठीक है, अब ये लिख दिया तुमने। फिर यहां से वेलोसिटी भी निकालते थे। वेलोसिटी क्या होता था? ओमेगा बाय के। सर कैसे चेक कर लो? 2 पाई एफ अपॉन 2 पाई लेमडा, 2 पाई से 2 पाई का निकल, लेमडा ऊपर चला जाता तो लिखते थे ना वी इक्वल टू लेमडा। कितनी बार पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, वी इक्वल टू लेमडा? इसका मतलब कि ये भी एक फॉर्मूला। ये सारे पॉइंट लिख लो, ये सारे के सारे अभी यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में। ए एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो सर इसमें एफ क्या होता है? एफ होता है फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ही बोलते हैं। ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये होता है वेव नंबर। लिख लिया? सभी ने लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारी जो ईएम वेव होते, चलो उससे पहले से पहले एक बार इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। आप अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो हमने ऐसे देखा था, यहाँ पे हम एक्स बनाते थे, यहाँ पे हम बनाते थे वाई। ठीक है, इस तरीके से होता था, याद है कुछ ना? और लेमडा क्या बताता था? लेमडा होता था वेव नंबर। वेव मतलब कितनी नंबर ऑफ वेव है एक लेमडा में। जैसे कि ये मान के चलो कि तो इसमें 2 वेव हो गए, ऐसे इस तरीके से वेव नंबर बताता है। ठीक है, तो 2 पाई बाय लेमडा। वैसे लेमडा क्या होता है? वैसे लेमडा होता है, आपको पता है, 2 क्रेस्ट और 2 ट्रफ के बीच में भी उसको भी क्या बोलते हैं बच्चों? लेमडा बोलते हैं। तो ये सिंगल लेमडा है, 2 लूंगा तो 2 वेव हो गए, तो 2 लेमडा हो गए वहां पे। ठीक है, ऐसे ये है एक्स की टर्म में, ऐसे हमारे बनती थी बच्चों टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में हम निकालते थे टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी। यहां से लेकर ये बोलते थे फंडामेंटल टाइम पीरियड, और इसी टाइम पीरियड को अगर हम उल्टा कर देते थे तो बन जाती थी फ्रीक्वेंसी। बस ये हमने डायग्राम किया था। ठीक है, एक और बात और क्या थी? अगर थोड़ा बहुत याद हो तो हमने देखा था जब हम लिखते थे ऐसे, वाई टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स,
तो ये बताता था जो एक्स है ना ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, जब भी नेगेटिव एक्स आएगा ना, जब भी देख लो यहाँ पे देख लो, जब भी नेगेटिव एक्स आ रहा है, यहाँ तो एक वेव नंबर तो दे रहा है, वो तो के दे रहा है, लेकिन नेगेटिव एक्स का मतलब कि मेरी जो वेव है, वेव इज प्रोपोगेटिंग या ट्रांसमिटिंग, प्रोपेगेटिंग और ट्रांसमिटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में रहेगा जब भी नेगेटिव होगा, और जैसे ही वो पॉजिटिव बन जाएगा तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चला जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। अब थोड़ा न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट से समझते हैं, देखो। अभी आपने देखा जब मैंने बना लिया, सबने लिख लिया ना? अभी आपने देखा कि जो दो पहले प्लेट थे, अभी टू पहले प्लेट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ इसके बीच में होती है, और आप मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे सर ऊपर की तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैं बोलूंगा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या रहेंगे बच्चों? परपेंडिकुलर रहेंगे। और एक और बात, और एक सी भी परपेंडिकुलर होता है। सी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों वेव, ईएम वेव। तो जो वेव होगी ना, वेव मान के चलो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर। तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो वेव होती है ना, तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमेशा होंगे ही होंगे, चाहे उसके अंदर कितना भी फेज डिफरेंस आ जाए, ये हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर ही होंगे। सब में आ गया ये कॉन्सेप्ट? क्या ये बात क्लियर हो गई? लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेव will always be perpendicular to each other, will always be perpendicular to each other. The direction of any of the three, the direction of any of the three can be calculated as the direction or magnitude, ऐसे लिख रहा direction or magnitude can be calculated as E is equal to B cross C, E is equal to B cross C, ये रिलेशन होता है। और आपको पता तीनों के तीनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इस पे थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे दोबारा, अभी के लिए इतना याद रखना है, ये डायरेक्शन भी बताएगा और मैग्नीट्यूड भी बताएगा। इस पे क्वेश्चन आता है, आप देखोगे 2023, 24, 25 में लगातार क्वेश्चन आए। इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा। तो मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये सोच लो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इस पे तो बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछता है वो, दोनों में से कोई एक दे देगा, दूसरी चीज निकालने के लिए बोलेगा। तो एक कॉन्सेप्ट समझना है अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है, तभी कर पाओगे। क्लियर हो गया? तो कोई भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? ये वेव है, ये भी एक, ये भी वेव है, और जो हमारी फाइनल वेव होगी, जो ईएम वेव होगी, वो हमारी ये है। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है? यहाँ पे किस किस का फंक्शन है? टी और एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स कोमा टी। मैंने लिखा, क्या लिखा? मैंने लिखा बी, बी मेरा एक्स और टी का फंक्शन है, यहाँ पे आएगा बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो आपने देखा ये वाला पोर्शन तो लगभग लगभग सेम है। ठीक है सर, डायरेक्शन भी डिसाइड कर लेंगे, बिल्कुल डायरेक्शन डिसाइड करना। अब आपको पता, अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जे में जा रही है, जे में, ठीक है, आई, पहले आई मान के चलते हैं, आई में जा रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आप बोलोगे क्यों?
क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? सर आप बोल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक्स डायरेक्शन में, तो आपकी वेव, ये तो वेव की डायरेक्शन होती है, जो आपकी फाइनल ईएम वेव है, ईएम वेव भी एक्स डायरेक्शन में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। आपने क्या समझाया? आपने समझाया कि तीनों के तीनों आपस में क्या होने चाहिए बच्चों? तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसका मतलब कि डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन में तो नहीं होगा, यहाँ पे ये डायरेक्शन नहीं होगी, ये तो रहेगा रहेगा, ये तो ईएम वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ईएम वेव की इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन ये डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन किससे डिसाइड करेंगे हम? इस फॉर्मूले से, और मैग्नीट्यूड भी इसी से डिसाइड करेंगे। तो अगर मान के चलो कि मेरा, जैसे हम पढ़ते हैं आई जे के, आई आपका फाइनल रिजल्टेंट है, तो मतलब डेफिनेटली ये जे ही होगा, और ये क्या होगा बच्चे? के होगा, क्योंकि जे क्रॉस के क्या होता है बच्चों? जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होता है? आप बोलोगे आई, हाँ, आई कौन है? एक्स है मेरा, एक्स ही तो वेव है, यस और नो? एक्स ही क्या है मेरी? वेव की yes, डायरेक्शन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? तो जो मेरी yes, ईएम sir. वेव होती है ना, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों जे है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के है, और ईएम वेव की डायरेक्शन प्लस के है या प्लस आई है, ये बोलूंगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो ध्यान से देखना है कि क्या ये दोनों सेम तो नहीं है। सेम होंगे तो गलत ही लिखी है आपने इक्वेशन, ये बहुत सोच समझ के लिखनी होती है। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ईएम वेव की डायरेक्शन। जे रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। के रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। पॉइंट क्लियर हो गए सभी को? दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स है? यहाँ पे भी ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अगर दोनों में ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इसका मतलब कि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज पर। ठीक है। दैट मीन्स both will occur simultaneously, both will occur simultaneously। ठीक है। तो इसके लिए जीरो जीरो भी एक साथ होंगे और मैक्सिमम भी एक साथ होंगे। अब मैं इसकी आपको वेव फॉर्म बताता हूँ कैसे बनती है। एक और पॉइंट भी लिख लो, जो आपकी ईएम वेव होती है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं, इज ट्रांसवर्स। ये ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? याद है किसी को ट्रांसवर्स? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स याद है बच्चों किसी को? देखो याद करो, जब हमने बोला था हमारी जो साउंड होते हैं दो टाइप के होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। हमने क्या बोला था? जिस डायरेक्शन में हमारी साउंड प्रोपोगेशन है और उसी डायरेक्शन में कंप्रेस और क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, तो उसको बोलते थे लॉन्गिट्यूडनल। जिस डायरेक्शन में हमारी वेव है और उसके परपेंडिकुलर क्या हो रहा है बच्चों? हमारा परपेंडिकुलर क्या हो रहा है? कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेसर एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसको बोलते थे ट्रांसवर्स। याद है किसी को ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल? याद हो गए सभी को, यस और नो? जिस डायरेक्शन में हमारी वेव है उसके परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए बच्चों? कंप्रेशन या फिर एक्सपेंशन होना चाहिए। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया, यस और नो? Yes. यस सर। ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो क्या मैं ट्रांसफर ये तो बना रहा करना हूँ है कि वो। नहीं बना रहा। जब बच्चे देख, जब कोई हमारी वेव होती है ऐसे ऐसे जा रही है, सर नोट्स लिखना है, ये समझ आ गया। लिखने पॉइंट लिखवाऊं? लिख। Yes. if the compression or expansion of wave if expansion or compression of wave is perpendicular to direction of wave is called ट्रांसफर। देखो कैसे, पहले तो एक्सपेंड कर रहा है, फिर कंप्रेस कर रहा है, फिर एक्सपेंड कर रहा है, फिर कंप्रेस कर रहा है, फिर एक्सपेंड कर रहा है वहां तक, फिर कंप्रेस कर रहा है, फिर एक्सपेंड कर रहा है, फिर कंप्रेस कर रहा है। लेकिन जा किस डायरेक्शन में रहा?
आप देख रहे हो जा तो सर इस डायरेक्शन में ना, कंप्रेस और एक्सपेंड इस डायरेक्शन में कर रहा है ना। तो दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव इसी को ही बोलते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो, देखो बनती कैसे, देखो सर अभी मैंने पीछे वाली क्या, स्लाइड दिखा दो। ये लो देखो स्लाइड। ठीक है सर। अब देखो इस डायग्राम को देखो, देखो मैं एक्स डायरेक्शन में मान रहा हूँ कि मेरी वेव है एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो वाई डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जेड डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो देखो कैसे जाएगी, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, फिर बड़ी, एक्सपेंड हुई, फिर एक्सपेंड हुई, फिर एक्सपेंड हुई, फिर कंप्रेस हुई, कंप्रेस, फिर कंप्रेस, फिर जीरो, फिर एक्सपेंड अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सपेंड, 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 कंप्रेस, 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 जीरो, फिर एक्सपेंड, एक्सपेंड, फिर एक्सपेंड, फिर एक्सपेंड, कंप्रेस, कंप्रेस, कंप्रेस और जीरो। अगर आप इसको थोड़ा सा देखो, अगर मैं सारे डॉट को मिला दूं, सारे डॉट को मिला दूं तो बच्चों कैसी वेव बन रही है, क्या ये मेरे साइनसोइडल वेव नहीं बन रही, यस और नो, साइनसोइडल वेव, एक तरह ध्यान से देखो, यस और नो, है ना, साइनसोइडल वेव बन रही है मेरी। अब इसी के ही परपेंडिकुलर क्या होगा देखो, और डायरेक्शन क्या है मेरी, डायरेक्शन वेव की डायरेक्शन देखो इस तरीके से बढ़ रही है, ये मेरी डायरेक्शन ऑफ वेव है। समझ में आ गया सभी को, यस और नो, क्लियर हो गया, क्लियर नहीं हुआ क्या, हो गया। हो गया। ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी देखो, मैंने बोला था दोनों एक साथ आकर हो रही है, पहले जीरो पे तो जीरो, ये होगी ऐसे, एक्सपैंड, फर्दर एक्सपैंड, फर्दर एक्सपैंड, कंप्रेस, एक साथ 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 होंगे, कंप्रेस, कंप्रेस, जीरो। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सपैंड, 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 फिर कंप्रेस, 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 फिर एक्सपैंड, 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 कंप्रेस, कंप्रेस, कंप्रेस। तो मेरी ईएमएफ कुछ इस टाइप, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड मेरी जेड एक्सिस में मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वाई एक्सिस मूव कर रही है, और मेरी डायरेक्शन वेव एक्स डायरेक्शन में। तो इस तरीके की बच्चों हमारी ईएम वेव होती है, ये होती है एग्जैक्टली आपकी ईएम वेव। सर में आ गया आप सभी को, यस और नो, क्लियर हो गया। जो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसको बोलेंगे बच्चों ई नॉट, जो हमने निकाला था ना, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको बोलेंगे बी नॉट, ई नॉट बी नॉट, इसको बोलते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक के क्या बोलेंगे इसको, इसको कुछ बोलेंगे क्या, कुछ नाम है क्या इसका, क्या बोलना चाहिए हमें इसको, लैम्डा बोलना चाहिए, वेवलेंथ बोलनी चाहिए, ये हमारी ईएम कोई भी वेव की वेवलेंथ होती है। स्टार्टिंग से भी बोल सकते हो, स्टार्टिंग से लेकर यहां तक भी बोल सकते हो, तो हमारी वेवलेंथ होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी को, यस और नो। हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। अब आप बोलोगे सर ये तो बात ठीक है, पर एक चीज बताओ, हमारे फोन भी तो सिग्नल भेजता है, वो कैसे भेज रहा है वो समझाओ। अब देखो इंटरेस्टिंग पार्ट है, सिंपल है, इजी है बहुत ज्यादा, पर इंटरेस्टिंग है। देखो कैसे हमारा हमारा फोन
ईएम वेव जनरेट कैसे कर रहा है और वो भेज रहा होगा दूसरे एंटीना को, है ना। तो कैसे करता है देखो, उसके लिए हम यूज करते हैं वही एलसी ऑक्सीलेशन ही यूज करता है। तो लिखो प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव, द जनरेशन ऑफ ईएम वेव। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, एक लेंगे कैपेसिटर, लेंगे इंडक्टर, तो एक दूसरा इंडक्टर लेंगे। याद हो तो हमने ऐसे कॉन्सेप्ट बनाया था, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, यहां से हम प्रोवाइड करेंगे एनर्जी, इनपुट एनर्जी लिख देंगे, इनपुट सोर्स लिख दो, चलो इनपुट सोर्स यहाँ पे प्रोवाइड होगा इन दोनों टर्मिनल पे। कैपेसिटर और इंडक्टर ऑक्सीलेट करेंगे, ऑक्सीलेट करने से यहाँ पे हमारी क्या होगी, फ्लक्स जनरेट होती है और ये फ्लक्स हमारी लिंक हो जाएगी दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ लिखने से बच्चों यहाँ पे करंट फ्लो होगा। याद है हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, यस और नो? क्या हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा? तो ये तो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करता है, कैपेसिटर और इंडक्टर क्या करेंगे, कैपेसिटर की वजह से इंडक्टर क्या करेगा हमारा बच्चों, क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। ऑक्सीलेशन करने से यहाँ पे क्या हो गया, आपके मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज है, लिंकेज के कारण यहाँ पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी और उसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा। और ये करंट फ्लो बच्चे जाएगा हमारी वायर के थ्रू, ठीक है, ऐसे वायर के थ्रू जाता है और यहाँ पे लगा होता है एक एंटीना, ठीक है। ये एंटीना ही क्या करता है बच्चों, एक तरीके की ऐसे देख सकते हमारी ईएम वेव प्रोड्यूस करता है। ये हमारी क्या होते हैं बच्चों, ऐसे ईएम वेव होती है। सर जो आपने बनाया है ये तो बिल्कुल मैच नहीं करेगा। जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे ना, तब आपको यही आपको वेव लगेगी। वेव ऑप्टिक्स हम ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। ये है आपकी एक ईएम वेव, ये आपका क्या है बच्चों, एंटीना है, और ये आपका क्या है बच्चों, एलसी ऑक्सीलेटर है। तो प्रैक्टिकली अगर आपको कोई भी, अगर कभी भी आपको ईएमएफ जनरेट करने, तो आपको केवल एलसी ऑक्सीलेटर चाहिए। उसकी वजह से हमें एक करंट भी चाहिए बच्चों, वो करंट जाना चाहिए एक कंडक्टिंग वायर में। ये कंडक्टिंग वायर ही होती है एक तरीके की, ठीक है। और यहाँ पे एंटीना होता है जिसका शेप आपने देखा है कि आपने घर के बाहर भी एंटीना देखा होगा कि हमारा कैसा होता है, एक सर्कुलर शेप का एंटीना रहता है और वो हमारी क्या करता है बच्चों, ईएम वेव रिसीव करता है वो, तो ठीक है। जनरेट भी हम उससे करवा सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, इन वेव की फ्रिक्वेंसी कौन डिसाइड करता है, ये एलसी डिसाइड करता है। ये वेव की फ्रिक्वेंसी वो कौन डिसाइड करेगा, ये एलसी, ये यूज कर रहे हो ना आप, तो ये गैस, और उसका फॉर्मूला आप सभी पढ़ चुके हो, 2 पाई अंडर रूट एलसी। तो अगर मान के चलो मैं क्या कर रहा हूँ, कैपेसिटर को चेंज करवा रहा हूँ, तो कैपेसिटर के चेंज होने से आप फ्रिक्वेंसी भी चेंज करवा सकते हो। तो मतलब कि एंटीना के थ्रू आप फ्रिक्वेंसी भी चेंज करवा सकते हो, फ्रिक्वेंसी भी चेंज करवा सकते हो। अब इसमें एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ऐसा नहीं है कि सिंपल एलसी ऑक्सीलेटर यूज किया, ठीक है, एक वायर लगा दी और करंट फ्लो होने लग गया। आपने कभी देखा होगा आज से 7-8 साल पहले जिसके पास नई कार है, आपने देखा होगा कार, पुरानी कार जो होती थी, पुरानी कार के यहाँ पे एक एंटीना होता था, उसको खींच के लंबा करते थे, याद है कुछ ऐसा? आजकल तो कार कैसी होती है बच्चों, यहाँ पे एक पीछे की तरफ एंटीना लगा रहता है, बस छोटा सा, यहाँ पे एंटीना लगा रहता है, इसको हाई फ्रिक्वेंसी एंटीना बोलते हैं। ये वाले जो पुराने कार के होते थे उसमें हम डंडा ऊपर की तरफ खींचते थे, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, यही तो है आपकी कंडक्टिंग। आपने देखा इसका लोहे का ही तो होता है, या मेटल का होता है, या एलॉय का होता है, तो कंडक्टर ही होना चाहिए, ये कंडक्टर ही होना चाहिए। इस कंडक्टर पे करंट आता है, अब हमें तो महसूस नहीं होता पर इसमें करंट होता है। जब इसमें करंट होता है ना, तो ये बोलता है कि जो आपकी जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ वायर आपकी कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेरेबल मतलब कि ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए किसके, वेवलेंथ ऑफ करंट के, जो भी आपने सिग्नल प्रोड्यूस किया उसकी वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए।
मतलब कि अगर आपने एलसी ऑक्सीलेटर से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करवाई, मान के चलो आपने फ्रीक्वेंसी जनरेट करवाई प्रैक्टिकली केस में 10 मेगाहर्ट्ज जनरेट करवाई, ध्यान सुनो 10 मेगाहर्ट्ज जनरेट करवाई, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, ठीक है। और ये मेरे तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हो तो लैम्डा हो गया बच्चों v अपॉन एफ। v कितना होता है 3 इंटू 10⁸8, ये कितना होगा 10⁻6 और 7 हो गया, तो कितना हो गया 30 मीटर का लंबा आपको एंटीना यूज करना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे बच्चे, इसको बढ़ा दोगे, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो मान के चलो आपने ले ली लगभग लगभग 1000 ले लिया, 1000 मेगाहर्ट्ज ले लिया। जैसे ही आपने 1000 मेगाहर्ट्ज लिया तो ये अगर 10⁸8 हो गया, तो कितना हो गया बच्चे 0.03 मीटर। अब 0.03 मीटर होगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का मतलब बच्चे समझे आप, 3 सेंटीमीटर लेंथ होगी लगभग लगभग इतना, 1 सेंटीमीटर 2 और 3, इतना एंटीना। आपके याद करो आपकी कार के ऊपर लगभग लगभग इतना ही एंटीना होता है छोटा छोटा। इसका मतलब वो कौन सी फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है बच्चों, कौन सी फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है वो काम कर रहा है बच्चों 1 गीगाहर्ट्ज या फिर 1000 मेगाहर्ट्ज। सर में आ गया सबको, नहीं आ गया, यस और नो? यस सर। यस सर। सर में आ गया ना, ये प्रैक्टिकल केस है, आता नहीं है पर मैं कॉन्सेप्चुअली आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से बस ये कॉन्सेप्ट लिख लो, मेजरली ये पॉइंट है, लिखो फॉर एंटीना टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, for antenna to produce electromagnetic wave, for antenna to produce electromagnetic wave, length of the wire in antenna, length of the wire in antenna should be approximately equal to, should be approximately equal to wavelength of, wavelength of current, wavelength of current। तो जो भी आपने करंट प्रोड्यूस किया उसके थ्रू यहाँ पे हमारा लेंथ के बराबर होना, तभी जाके हमें ईएम वेव प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज ईएम वेव प्रोड्यूस बहुत ही कम स्ट्रेंथ की होगी जो कि इतनी डिजायरेबल नहीं होगी, फायदा नहीं होगा उसका। क्लियर हो गया बच्चे यहां तक सभी को, सभी को क्लियर हो यस गया? सर। आगे बढ़े, हाँ जी बच्चों आगे बढ़े, ठीक है चलो। तो अब पढ़ते हैं, ये तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी का। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था एक पॉइंट, मैंने बोला था कि जो हमारा ई नॉट होता है, ये सिंपल ई होता है, ई क्या होता है बच्चों, ई होता है आपका बी क्रॉस सी, वेयर ई रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, बी रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड और सी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ठीक है। यहीं से आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ई नॉट यूज करोगे, यहाँ पे बी नॉट यूज करोगे, यहाँ पे सी यूज करोगे। ये हो गया मैग्नीट्यूड के लिए, ऊपर वाला हो गया डायरेक्शन के लिए। दिस इज फॉर मैग्नीट्यूड, अबव इज फॉर डायरेक्शन। जब भी हमें डायरेक्शन के निकालने की जरूरत पड़ेगी तो हम ऊपर वाला यूज करेंगे, जब हमें मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत पड़ेगी तो हम ये वाला यूज करेंगे। सर यहाँ पे आप सी क्यों लिख रहे हो, क्योंकि सी रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालनी है तो वो बन जाएगी बच्चों ई नॉट अपॉन बी नॉट, यही बताता है क्या, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव या फिर लाइट ईएम वेव। सर अगर ये कोई एक मीडियम में होगी तो कैसे करेंगे, अगर सर गलती से एक मीडियम में है तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, तब ये सी नहीं बनेगा, तब ये वी बन जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा बच्चों, वी रहेगा फॉर्मूला वही, लेकिन हल्का सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो सी था ना आपका, जो सी होता लिख लो यहाँ पे, वो होता है बच्चे, इसको डायरेक्ट कैसे करवाऊं, डायरेक्ट चल, सी जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये ध्यान रखना। इसी की ही वैल्यू आप कभी भी कैलकुलेट करके देखना, इसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड आए। लेकिन इन एनी अदर मीडियम, ये किस में है, ये किस में है बच्चों, ये लिख लेना है किस किस में है, ये किस में हो सकते हैं, या तो वैक्यूम में हो सकती है या फिर एयर में हो सकती है।
इसके अलावा इन एनी अदर मीडियम, इन एनी अदर मीडियम, ठीक है। तो उस केस में ध्यान से देख लो, उस केस में क्या होगा, v इज इक्वल टू ए नॉट बी नॉट तो रहेगा, वो तो सिंपल है। लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, आपको पता है, जो आपका म्यू नॉट है वो बन जाएगा म्यू नॉट म्यू आर, और जो एप्सिलॉन नॉट है वो बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए बाइफरकेट कर दूं, ऐसे ध्यान से देखो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एक साथ लिख दिया, म्यू आर एप्सिलॉन एक साथ, ये है क्या, मुझे बताएगा कोई, ये क्या है, 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन का अंडर रूट क्या है बच्चों, क्या है मेरी सीनियर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, सी हो गया, और नीचे क्या बच गया, म्यू आर एप्सिलॉन आर। क्लियर हो गया यहां तक सभी को, यस और नो? यस सर। अब एक और चीज आएगी, देखो यहां से, अगर मैं इसको इधर लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखो, म्यू आर एप्सिलॉन आर, तो ये बन गया सी अपॉन वी। कहीं आपने फॉर्मूला पढ़ा सी अपॉन वी का, कहीं पे याद करो, कहीं पढ़ा हो, याद करो कहां पढ़ा आपने सी अपॉन वी का फॉर्मूला, सी अपॉन वी, सी अपॉन वी, सी अपॉन वी, लाइट में पढ़ा हो कभी गलती से, लाइट में सी अपॉन वी, याद आ रहा यस सर। है किसमें? ये आवाज नहीं आ तो रही, दोबारा बोलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। हाँ, तो ये बता रहा है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, वेरी गुड, ये बता रहा है, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। वो एक्चुअली यहां से आता है, लेकिन हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, वो यहीं से आता है एक्चुअल में, वो यहां से फॉर्मूला जनरेट हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी पे क्वेश्चन आते हैं। चल में आ गया बच्चों, यस और नो, क्लियर दिस पॉइंट? देख लिया यहां तक सभी ने? Yes. यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट है, ध्यान रखना। जब हम बात करते हैं इन एयर और वैक्यूम में, तो आपको सभी को पता है एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी 1 हो जाती है, और म्यू आर की वैल्यू भी बच्चों 1 हो जाती है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, जब हम बात करते हैं किसकी, नॉन मैग्नेटिक मीडियम की, नॉन मैग्नेटिक, मतलब वहां पे नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, तो ध्यान रखना उसमें म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 1 हो जाती है। म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, वहां पे 1 हो जाती है, अप्रोक्सीमेट 1 होते हैं तो 1 ही मान के चलते हैं। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, और वैसे आपको पता है दोनों की वैल्यू 1 से ही बड़ी होती है, दोनों की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 से बड़ी होती है, ठीक है, म्यू आर एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो ये ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब क्वेश्चन लगाने, अपने फॉर्मूले पढ़ ले, बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले मैं बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखो क्वेश्चन लिखो, पहले लिखो ऐसे, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एन electromagnetic wave EM wave is traveling in x direction, x नहीं, बस z ले लेता हूँ, z डायरेक्शन, z डायरेक्शन, या फिर लिखूंगा पॉजिटिव z डायरेक्शन, पॉजिटिव z डायरेक्शन, पॉजिटिव z डायरेक्शन, ठीक है, विद स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, इफ
wavelength of EM wave is 5 millimeter and maximum electric field is 30 volt per meter. Then find first point मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सेकंड ओमेगा निकालना है, थर्ड वेवलेंथ तो गिवन है, के निकालना है, वेव नंबर निकालना है, ठीक है, चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी है, पांचवा मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी है। बस ये लिखना, ये काम है। देखो इस क्वेश्चन से हमारे को बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, देखो एक तो लैम्डा गिवन है, ई नॉट गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट भी बोला है। तो यहाँ पे हमारे को यहाँ पे वैक्यूम या फिर एयर है, ये समझ जाना चाहिए। तो ठीक है सर, आपने एक फॉर्मूला बताया था बी नॉट का, सर आपने बताया था जो बी नॉट है, सॉरी जो ई नॉट है दैट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। सर ई नॉट दे रखा है, सी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो बच्चों बी नॉट क्या हो जाएगा मेरा, ई नॉट अपॉन सी दैट इज इक्वल टू 30 अपॉन 3 into 10 is power 8 that is equal to 10 is power minus 7 Henry per meter। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? यस सर। हेनरी पर मीटर, सॉरी टेस्ला आएगी ना, टेस्ला टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बी नोट आपका, बस सिंपल हो गया। सर ओमेगा निकालना है, ठीक है, ओमेगा निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लेमडा, लेमडा देखो यहाँ पे है लेमडा 5 mm। सर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट तो स्पीड ऑफ लाइट ही है, ठीक है, तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा एफ। तो v तो आपकी यहाँ पे c ही बन रही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे f क्या बन जाएगा बच्चों, आप बोलोगे f हो जाएगा c अपॉन लेमडा। तो सर c कितना है, 3 इंटू 10 पावर 8, लेमडा है सर 5 mm, तो मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 पावर -3, -3 ऊपर जाके क्या बन जाएगा सर 3000 इंटू 10 पावर 8, ये बन गया बच्चों 600। एक जीरो अगर मैं इधर दे दूंगा तो बन जाएगा 60 गीगा हर्ट्स, 60 गीगा हर्ट्स हो गया। और अगर मुझे ओमेगा निकालना बच्चों तो वो कितना हो जाएगा 2 पाई एफ, तो 2 पाई को और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 120 पाई इंटू 10 पावर 9 रेडियन पर सेकेंड। बस खत्म, समझ में आ गया सभी को, यस और नो? ये सेकंड पॉइंट हो गया आराम से क्लियर, सभी को क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब के का फॉर्मूला क्या होता है, के का फॉर्मूला होता है सर 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, 2 पाई और ये कितना हो गया बच्चे 5 mm, तो ये बन गया 5 इंटू 10 पावर -3, ऊपर जाके कितना हो जाएगा बच्चे 2000 पाई बन जाएगा। 2000 पाई डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना है बच्चे 400 पाई, 400 पाई, और इसकी होती है रेडियन पर मीटर, रेडियन पर मीटर यूनिट होती है। बस खत्म, ये निकल गया मेरा, ये भी निकल गया। देखो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरल इक्वेशन क्या होती है। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरल इक्वेशन आपने बताई थी सर, इन फॉर्म ऑफ वेव बताई थी, एक तो ई नॉट, फिर बताई थी साइन, कॉस भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा टी माइनस के, यहाँ पे आप थीटा भी ले सकते हो। थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई ना कोई फेज है कि नहीं, आप जीरो भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम थीटा या फाई क्या रिप्रेजेंट करता है, एनी फेज, फेज को रिप्रेजेंट करता है, वो कुछ बताए रखा तो आप जीरो भी ले सकते हैं। अब बताओ ई नॉट हमने निकाल दे रखा है 30, तो आपने पुट कर दिया यहाँ पर 30, ओमेगा आपने निकाल चुके 120 पाई, 120 पाई इंटू 10 पावर 9 टी हो गया, माइनस के 400 पाई, 400 पाई। अब बताओ कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है बच्चे, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में लिख रखा है मैंने, देखो पॉजिटिव जेड, तो मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे लिखना चाहिए था नेगेटिव
जेड लिखना चाहिए। सर में आ गया सभी को, यस और नो? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी, यस। ठीक है। अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होगी, सर आपने बी नॉट निकाला था, कितना था ये? तो ये लिखना पड़ेगा बच्चों 10⁻⁻7, और यहाँ पे साइन भी आएगा, साइन सेम एज इट इज 120 पाई इंटू 10⁻⁹ माइनस के 400 पाई जेड प्लस 5। ठीक है, अभी तक आपने डायरेक्शन नहीं बताई सर, अब डायरेक्शन निकालेंगे। आपने देखा माइनस जेड का मतलब कि वेव ट्रेवलिंग इन प्लस जेड डायरेक्शन, प्लस जेड का मतलब आई जे के तीसरा मल्टीपल आपका के होना चाहिए। अभी तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड आई हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो आपकी जे डायरेक्शन में, तभी तो प्लस क्या आएगा, प्लस जेड आएगा। इसका यहाँ पे आ गया बच्चों प्लस आई कैप, और यहाँ पे आ गया जे कैप। बस हो गया, बन गई इक्वेशन। क्या दिक्कत? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया सभी को? तो आवाज नहीं आ रही, क्लियर है नहीं है दिवस गर्भित? क्लियर है सर। क्लियर है सर। यस। यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। तो मान के चलो इस बार एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको ए वाई गिवन है, ऐसे ए वाई का मतलब ये वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है इसका, जो कि है 300 साइन 6 × 10⁻⁸ टी माइनस 4x। वाई बोला तो डेफिनेटली जे जे डायरेक्शन में आता है। ठीक है, तो मेरे को क्या क्या निकालना? पहला पॉइंट मेरे को निकालना है, एक तो बी वाई निकालना है, बी 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 निकालना, बस वाई टी क्या ही है। अब बी निकालना है, कौन सी डायरेक्शन में आपको बतानी है। ठीक है, बी निकालना है। दूसरा निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तीसरा यहाँ से वेवलेंथ, नहीं यहाँ से निकालनी है वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव निकालनी है। चौथा यहाँ से आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, बस बहुत है। पांच इधर ही ले लो, एफ और लैम्डा निकालना, बस ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं बी। मैंने समझाया था बी के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। बी के लिए आपको पता होना चाहिए, एक तो बी नॉट, एक साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एक्स, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, जैसा ऊपर है वैसे नीचे आएगा। डायरेक्शन मुझे नहीं पता अभी क्या आएगी, ठीक है, वो हम निकालेंगे धीरे धीरे। ओमेगा तो वही रहेगा जो यहाँ पे है, के भी रहेगा वही जो यहाँ पर है। ठीक है, तो निकाल लो बच्चे, बी नॉट कितना है, वो तो बी नॉट ही है। बी नॉट, हाँ बी नॉट कैसे निकालेंगे, मैंने समझाया था ई नॉट इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। तो बी नॉट कैसे निकालेंगे बच्चे, ई नॉट डिवाइड बाय सी, जो कि होगा 300 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻8, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻6 माइनस के टेस्ला। ये तो बी नॉट निकल गया। बस सर डायरेक्शन भी बताएगा और साथ साथ बता देते हैं। देखो आपको पता है रूल, क्या पता है, आई जे के का, आई जे के। अब ध्यान से देखना है, आई पे बैठा हमारा सी, इस जे पे बैठा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा ये ऐसे ही घूमना चाहिए तभी पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स है ना, तो पॉजिटिव ही निकलना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन बैठा बच्चों, आपकी मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, के डायरेक्शन में है। तो मैं अगर फाइनली लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड को मैं लिखूंगा, ये जा रहा है जेड डायरेक्शन में, तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चे, डी नॉट जो कि 10⁻⁻6, उसके बाद साइन, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, 6 × 10⁻8 टी माइनस के 4x, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे के। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्लियर हो गया कैसे कैसे लिखी मैंने? क्लियर हो गया बच्चे सभी को, यस और नो? क्लियर हो गया बच्चे सभी को, यस और नो? क्लियर हो गया बच्चे सभी को, यस और नो? क्लियर हो गया बच्चे सभी को, यस और नो? क्लियर हो गया बच्चे सभी को, यस और नो? क्लियर हो गया बच्चे सभी को, यस और नो? क्लियर हो गया बच्चे सभी को, यस और नो? क्लियर हो गया बच्चे सभी को, यस और नो? क्लियर हो गया बच्चे सभी को, यस और नो? क्लियर हो गया बच्चे सभी को, यस और नो? क्लियर हो गया बच्चे सभी को, यस और नो? क्लियर हो गया बच्चे सभी को, यस और नो? क्लियर हो गया बच्चे सभी को, यस और नो? क्लियर हो गया बच्चे सभी को, यस और नो? क्लियर हो गया बच्चे सभी को, यस और नो? क्लियर हो गया बच्चे सभी को, यस और नो? क्लियर हो गया बच्चे सभी को, यस और नो? क्लियर हो गया बच्चे सभी को, यस और नो? क्लियर हो गया बच्चे सभी को, यस और नो? क्लियर हो गया बच्चे सभी को, यस और नो? क्लियर हो गया बच्चे सभी को,
यस सर। ठीक है। यस। अब हमें निकालना है सेकंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे देवक, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो हो गया इक्वल टू 2 पाई। ओमेगा क्या होता है हमारा? 2 पाई एफ किसके बराबर गिवन है? 6 × 10⁻8 के। तो फ्रीक्वेंसी होगी बच्चे 3/पाई इंटू 10⁸8 हर्ट्ज। बस खत्म। इसी में ही अगर लैम्डा निकालना तो के क्या होता है बच्चे? 2 पाई लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई/के। के का वैल्यू क्या गिवन है बच्चे? यहाँ पे 4 गिवन है, तो हो जाएगा ये पाई/2 रेडियन पर मीटर। बस निकल गया लैम्डा आपका, पाई/2 रेडियन पर मीटर। रुक जा रुक जा रुक जा, पाई/2 ये ऊपर गया ना, तो ये हो गया सिंपल मीटर। के होता है रेडियन पर मीटर, वो रेडियन से रेडियन कटा, मीटर बच गया बस। ठीक है, पाई/2 मीटर हो गया। थर्ड देखो, थर्ड निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी मैंने बताया था क्या लेते हैं बच्चे? ओमेगा/के डायरेक्टली ले सकते हो। ओमेगा कितना है? 6 × 10⁸8। ये बच्चे 4, तो कितना निकल गया? 3/2 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, अच्छा पांचवा ये भी निकालना है। पांचवा निकालना है एप्सिलॉन इफ म्यू आर इक्वल टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी बताता हूँ मैं, C/V होता है, C/V। तो C कितना है? 3 × 10⁸8। V कितना है? 3/2 इंटू 10⁸8। ये कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 ऊपर चला गया, तो n की वैल्यू आ गई बच्चे 2 आ गई। लास्ट पोर्शन हमें पता है n की वैल्यू क्या होती है? √ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर होती है। n की वैल्यू 2 है, म्यू आर की वैल्यू आपने 1 दे रखी है, ये एप्सिलॉन आर स्क्वायर करोगे तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 4। मतलब रिलेटिव उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी बच्चे 4 है। सर में आगे कैसे निकाला मैंने? तो ओमेगा और के को डिवाइड करके फिर यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एप्सिलॉन आर निकाला। हमेशा यही प्रोसेस करना है आपको। क्लियर हो गया? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो? Yes, sir. देख लो जल्दी से। लिखो तो क्वेश्चन लिखो, लिखो। फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन जेड डायरेक्शन, इन जेड डायरेक्शन, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव लिख रखा है, लिखो बस। फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन जेड डायरेक्शन, which one of the following combination, which one of the following combination gives direction of E and B field respectively? Direction of E and B मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली। तो क्या क्या ऑप्शन है देखो, I+2J और 2I-J। पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरे वाला मैग्नेटिक फील्ड है। सेकेंड ऑप्शन है -2I-3J, 3I-2J। नेक्स्ट है 2I+3J, I+2J।
3i प्लस 4j 4i माइनस 3j। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, पहले वाला इस क्वेश्चन को करवाता हूँ। देखो पहले वाला क्या चीज बता रहा है, पहले वाला सर बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे वाला बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने पढ़ा है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब कि दोनों का क्या होना चाहिए बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, आपको वो देगा, आपको डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव देगा, तभी तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आई प्लस 2j का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 2i माइनस जे का। तो कैसे करेंगे, आपको पता है क्या होगा, आई क्रॉस आई तो जीरो ही होता है, जे क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस आई, याद कर लो, आई जे के उल्टा जा रहा है, जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के, तो ये बन जाएगा 2 और 2 4 माइनस के। ठीक है, जे क्रॉस आई कितना होगा बच्चे, हाँ अब देखो, जे क्रॉस आई निकालो, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई होता है फिर माइनस के, लेकिन यहाँ पे माइनस में ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस के। तो कितना दे दिया बच्चे, इसने दे दिया -3। बात समझ में आ गई सबको, यस और नो, क्लियर, क्लियर हो गया कैसे किया हमने, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई। Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसका एक और मेथड भी होता है, अगर याद हो तो, हम निकालते थे ऐसे, आई जे के, ऐसे भी कर सकते हैं। अगले वाला ऐसे कर लेते हैं, -2 -3 -2 -3, के कंपोनेंट है ही नहीं, और 3 -2 0। आपको पता है अगर इसको छुपाऊंगा तो ये जीरो हो जाएगा, जे को छुपाऊंगा जीरो, तो डायरेक्टली हमें के ही निकलेगा यहाँ। अब के कितना निकलेगा, इससे मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू -2 कितना होगा बच्चे, -2 इंटू -2 हो गया 4, -3 इंटू 3 हो गया, फिर माइनस के साथ मिला के +9, ये पॉजिटिव लग रहा है तो हो गया 13k, ये पॉजिटिव लग रहा है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा हमें, आई जे के, कर लो ना सारे, एक बार पता भी चल जाएगा आपको, 130। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, के के लिए, के के लिए इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6, ये कितना आएगा, -3, ये कितना हो गया बच्चे, 3 के हो गए। ठीक है, फिर करेंगे आई जे के, ये किया, यहाँ पे निकला 340, 4 -30, तो ये कितना होगा, -9 -16, ये तो तीनों में ही निकल रहा है, एक एक ही। ठीक है, ठीक है, एक और भी तो बात है, क्या, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो तीनों ही आ रहे हैं, तो हमारे तो दिक्कत होगी ऐसी कैलकुलेशन करना। तो अगर हम ये निकाल दें ई डॉट बी, आपको पता है परपेंडिकुलर होते हैं, ई डॉट बी निकाल दो तो जीरो ही होना चाहिए, जिसमें जीरो निकल रहा है वही आंसर है, करके देख लेते हैं। 2 इंटू 1 कितना हो गया बच्चे, 2 इंटू 1 2 हो गया, है ना, 2 हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो, ठीक है, 2 हो गया, और 2 इंटू -2 कितना हो गया बच्चे, -2 हो गया, ये हो गया जीरो। ठीक है, यहाँ पे देखो, 3 इंटू -2 6 हो गया, माइनस के, ये हो गया +6, ये भी जीरो। ठीक है, 2 इंटू 1 2 हो गया, +6 हो गया, ये तो जीरो नहीं है। ठीक है, 4 इंटू 12 हो गया, और 4 तो और है, ये भी 12 हो गया, ये हो गया जीरो। और यहाँ पे 3 जीरो आ रहे हैं, ये नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव वाला कौन सा है, पहले वाला क्या था, नेगेटिव, और ये क्या है, जीरो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जीरो और नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, जीरो और पॉजिटिव ये पॉसिबल हो सकते हैं, ये तो नॉन जीरो तो पहले से हट जाए, जीरो और नेगेटिव ये भी पॉसिबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया बच्चे आपका, ये देखो इतना आसान क्वेश्चन नहीं था। तो यहाँ पे हमें दो चीज चेक करनी है, ई डॉट बी भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और ई क्रॉस बी आपका
अगर जो बोला है पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव बोला तो नेगेटिव निकलेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, यस और नो? क्लियर हो गया सभी को? यस Yes, sir. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। था सिंपल लेकिन लंबा कर दिया उसने, चलो कोई बात नहीं, हमें क्या। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, एक दो और करेंगे बस। लिखो, ईएम वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में है, जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चों 23 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड लिख रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड है 27 वोल्ट पर मीटर। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी मेरी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पहले मुझे बी नॉट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेव ट्रेवलिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन हैज अ फ्रीक्वेंसी दिस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इतना फ्रॉम व्हिच ऑफ द ऑप्शन बिलो व्हिच वन डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, कुछ भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा ऑप्शन से देख के। तो ऑप्शन 4 है इसके अंदर, बिना ऑप्शन के भी चल जाएगा क्या, 3 3 3 ठीक है चल जाए। तो बनाओ, पहले बी नॉट निकालेंगे। बी नॉट बताया था मैंने क्या होता है बच्चे, ई नॉट अपॉन सी। ई नॉट कितना है 27, सी कितना है 3 इंटू 10⁻8, ये कटा 9 से तो कितना आ गया बच्चे 9 इंटू 10⁻−8 टेस्ला। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है हमारी ईएम वेव प्लस एक्स, और मैं 10 बार बता चुका हूं, अगर ईएम वेव प्लस एक्स में जा रही है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड किस में जा रही होगी, जे में जा रही होगी, और मैग्नेटिक फील्ड प्लस के में जा रही होगी। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि जे क्रॉस के ही होता है, प्लस में आई होता है। तो डेफिनेटली जो मेरी बीटी बनेगी, कैसे बनेगी देखो, बीटी कैसे बनेगी बच्चों, मेरी बीटी बनेगी एक तो बी नॉट जो कि होगा 9 × 10⁻−9 साइन 23 इंटू 10⁻14 दे रखा है, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2 पाई इंटू 23 इंटू 10⁻14 टी माइनस के एक्स, बस खत्म। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे के आएगा। तो मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, एक जे दे रखा है, नहीं हो सकता, के दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, आई दे रखा है, जी हो सकता। तो देखो आप तो डायरेक्शन से ही कर सकते थे, डायरेक्शन से मुझे इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, सोचो इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, केवल इसी के बेस पे, क्योंकि पता है हमें एक्स दे रखा है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जे होगी और मैग्नेटिक फील्ड मेरी बच्चे के होगी। बस इसी के बेस पे केवल आप क्या कर सकते थे, डिसाइड कर रहे, क्योंकि एक ऑप्शन जे में है, एक ऑप्शन के में है, एक ऑप्शन आई में है, एक जे में, तो ऑप्शन बचा क्या के, बस खत्म। 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो? सभी को क्लियर हो गया अच्छे से, क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करना है? यस सर Yes, sir. अब देखो यही क्वेश्चन 25 में आ रहा है, सारे 25 वाले क्वेश्चन कर रहा हूं सिमिलर काइंड के। उसने बोला कि प्लस एक्स डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो बताओ ई का कंपोनेंट और बी का कंपोनेंट किस किस डायरेक्शन में होगा, जल्दी बताओ। ई और बी का कंपोनेंट कौन कौन सी डायरेक्शन में होगा, ई का कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा? प्लस है ई का प्लस प्लस जे या फिर वाई, वाई बोल सकते हैं ना, ठीक है, और बी का जेड बस खत्म। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आया, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को? क्वेश्चन समझ में आ रहा है किस टाइप के आ सकते हैं, है ना? एक उल्टा करते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है। इस बार मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो देखो कैसे दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, ऐसे दे रखा है, इंटू 30 साइन ओमेगा, कॉमन ले लिया, टी माइनस के जेड अपॉन सी। सर ये कैसा है, अगर आप ध्यान से देखो, आपको पता है कि
वेलोसिटी या सी क्या होता है, ओमेगा बाय के होती है। ठीक है, तो अगर मैं के की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, ओमेगा बाय सी पुट कर सकता हूँ, तो ओमेगा ले लूंगा तो 1/c बच जाएगा। समझ में आ गया बच्चों कैसे आया ये रिलेशन? समझ में आ गया ना? ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरी ईएम वेव की डायरेक्शन क्या है, जल्दी बताओ। मेरी ईएम वेव की डायरेक्शन क्या है? ईएम वेव की डायरेक्शन, इतना टाइम कैसे लग रहा है? ईएम वेव की डायरेक्शन क्या है? जेड। प्लस जेड बोलना, जेड मत बोला करो कभी भी। प्लस जेड नेगेटिव जेड होता है, तो सिंपल सी बात है, यहीं से देखते हैं हम। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट, प्लस जेड डायरेक्शन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट किस किस डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है सर, एक तो है आई डायरेक्शन में, ये कंप्लीट डायरेक्शन बता रहा है आई डायरेक्शन में, और ये क्या बता रहा है बच्चों? 1/2 जेड डायरेक्शन में बता रहा है। बात तो सही है। तो सर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? तो देखो यहां से अच्छे से सर, एक चीज बताओ, यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, और यहाँ पे के। आराम से करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी जेड बैठा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम वेव मेरी बैठी हुई है यहाँ पे, ईएम वेव पहले से, जो कि जेड में है। ठीक है, ये बार बार वेरी करते जा रहा है, तो मुझे सोच समझ के बताना है, मुझे प्लस में ही आना है। मुझे प्लस में ही आना है, चाहे मैं कैसे भी घूम के आऊं, मुझे प्लस में आना। अब एक चीज बताओ, पहला कंपोनेंट हो गया आई बी का। बी का हमेशा अगर आई ए है, तो आपका सर्कल तो ऐसे ही तो घूम के जाएगा, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में होता है। और ये जब ऐसे घूम के जा रहा है, तो डेफिनेटली मेरा जो जेड है, मेरा जो, सॉरी बी है, सॉरी ई है, ई है जो मेरा, उसका कंपोनेंट क्या है बच्चे? उसका कंपोनेंट जे तो है ही है, क्योंकि आई क्रॉस जे मेरे को क्या देगा? सॉरी, जे क्रॉस आई क्या देगा मेरे को? के देगा। लेकिन ये कौन सी किस में जा रहा है बच्चे? एंटी क्लॉक जा रहा है। एंटी क्लॉक में तो माइनस साइन आता है, इसका मतलब बच्चे यहाँ पे मुझे माइनस साइन लगाना ही पड़ेगा के तक जाने के लिए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -के√3/2 जी। समझ में आ गया? पॉइंट नहीं आया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, दोबारा sir. बता रहा हूँ, देखो क्या करना है, दोबारा देख लेते हैं। आप चुपचाप बनाना, पहले आई, जे और के। हो सकता हो के भी बहुत सारे कंपोनेंट बने, तब मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। ये सिंगल के लिए आप यहाँ पे ईएम वेव बिठा दो, परमानेंटली परमानेंटली बिठा दो। अब चेक करो कि बी कहाँ पे? बी है सर आई, पर आपको पता है अब ऐसे तो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि सर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की फिर मैग्नेटिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई होता है, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इस तरीके से जाएगी। अब ये कैसी डायरेक्शन है बच्चे? नेगेटिव डायरेक्शन, तो चुपचाप -j का कॉम्पोनेंट लगा देना इसके साथ, तो √3/2 बस खत्म। अब आ गया जे, हो गया जे। अब भाई साहब जे है, तो डेफिनेटली मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों? आई। आई से जे और जे से के पे गए, तो कैसी क्लॉक बन रही है बच्चों आपकी? कैसी क्लॉकवाइज बन रही है? नॉर्मल क्लॉकवाइज बन रही है, और नॉर्मल क्लॉकवाइज कैसी होती है? प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 1/2 आई कैप। ये तो हो गया डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे? मैग्नीट्यूड बताते हैं E0 इक्वल टू B0 × C। B0 कितना है? 30। C कितना है? 3 × 10⁸8। तो ये कितना हो गया बच्चे? 30C ही दे रहा था ऑप्शन में, 30C ही दे रखा, तो 30C लगा दिए। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई 1/2 आई -के√3/2 जे 30C साइन, बाकी सारा का सारा एज इट, बस खत्म हो गया। ये है क्वेश्चन, ऑप्शन बी। बस क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? क्लियर हो गया सभी को? यहाँ पे Yes, दो sir. कंपोनेंट आ गए, इस वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई। पर अगर देखा जाए तो ये भी इतना ज्यादा टफ तो नहीं था कि आप नहीं कर पाओगे, इस हिसाब से इतना टफ नहीं था बच्चों। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी को क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है,
इसका जो नेक्स्ट लेवल है, मतलब कि जहां पे z की जगह x और y आ जाए ऐसे, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए बस एक लास्ट क्वेश्चन कर दो। मान के चलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कुछ ऐसी, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी, 2i कैप माइनस 3j कैप, इसका मैग्नीट्यूड है 220 है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ से बी की वैल्यू निकालो, जल्दी करो, आराम से करना है, टाइम ले लो, 2-3 मिनट जितना ले सकते हो ले लो, जल्दी निकालो। हो गया दिवस गर्वित, शिवम वंश हुआ, लक्ष्य कुछ नहीं हुआ? अरे यस नो कुछ तो बोलो। सर 3i प्लस 2j क्या आएगी? 3i प्लस 2j। प्लस 2j, 3i प्लस 2j करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि इंटू माइनस जे है तो प्लस आएगी, 3 आएगी 20/c, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही है। समझ में आ गया? जेड आएगा शायद यहाँ पे, जेड, जेड, ठीक, करेक्ट है। ठीक है, तो कल सबसे पहले पता है ना क्या क्या काम करके आना है?